सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैप के बारे में जानकारी ले लेते हैं, सीख लेते हैं कि मैप कैसे अमेरिका को डिवाइड किया गया है। अमेरिका जो है, इसका नाम अमेरिका पड़ा अमेरिगो वेसयुकी नाविक के नाम पर। और इस अमेरिका को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो चलिए इसको पहले मैप में समझ लेते हैं। अब तीनों में कितने देश हैं उसको भी समझ लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में 3 देश है, मध्य अमेरिका में 7 देश है और दक्षिणी अमेरिका में आपको टोटल 13 देश है। चलिए सबसे पहले इसका मैप देखते हैं। यहाँ पर ये है आपका वर्ल्ड का मैप। सबसे पहले सारा कॉन्टिनेंट हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर है आपका एक महाद्वीप जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगर आप उत्तर में चले जाइएगा तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी को पढ़ने से पहले आप यहाँ एक द्वीप को देख लीजिए जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड द्वीप जो है, ये किस देश के अधीन है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क आता है यूरोप में। तो यहाँ पर यूरोप है, ये इतना दूर आपका क्या है? यूरोप है। और यूरोप के एक देश डेनमार्क का यहाँ पर कब्जा है जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बोलते हैं। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। और ग्रीनलैंड का बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब आते हैं पपुआ न्यू गिनी पर। पपुआ न्यू गिनी का अगर हम बात करें तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यानी कि पहला सबसे बड़ा द्वीप तो हो गया ग्रीनलैंड और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो गया पपुआ न्यू गिनी। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में एक जल संधि है, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताइएगा कौन जल संधि है। यहाँ पर है आपका तस्मानिया, यहाँ पर है तस्मानिया। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं बास जल संधि। बास जल संधि, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर एक देश आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 2 द्वीप है। ऊपर वाला द्वीप को बोलते हैं उत्तरी द्वीप और नीचे वाला द्वीप को बोलते हैं दक्षिणी द्वीप। पूरा न्यूजीलैंड हम लोग पूरे डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो इधर का पार्ट तो हम लोग का हो गया। फिर आते हैं इधर से थोड़ा सा इधर साइड बढ़ते हैं तो आते हैं एशिया, ठीक है। यहाँ पर आपका एशिया हो गया, यहाँ भारत, ठीक है, भारत। यहाँ आपका चीन, रूस, ठीक है। पूरा आपका देश, मतलब सबसे बड़ा भाग जो है रूस ही होता है एशिया में। ये पूरा एशिया में सबसे बड़ा पार्ट कौन है? रूस है। तो यहाँ पर हो गया आपका एशिया। एशिया अभी हम लोग पढ़े नहीं है, एशिया पढ़ेंगे बाद में। एशिया हो गया, फिर यूरोप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर है आपका अफ्रीका। ये वाला पार्ट है आपका अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका में भी एक द्वीप है जिसको यहाँ पर क्या है? मेडागास्कर। ये है, यहाँ पर है मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप। और ये मेडागास्कर द्वीप जो है वो हिंद महासागर में पड़ता है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ठीक है। उसके बाद ये अफ्रीका भी हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये आपका ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका इधर साइड जो है ये हमारा क्या है? अंटार्कटिका, जिसको निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं और गतिशील महाद्वीप भी इसको बोलते हैं। अंटार्कटिका के बारे में भी हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ लिया है। यानी कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिया है? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका यानी कि इसके बारे में, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर है आपका उत्तरी अमेरिका और बचा कुचा पार्ट जो है वो मध्य अमेरिका भी पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मध्य अमेरिका के ईस्ट में आप चले जाइए, थोड़ा सा पूर्वी भाग में ईस्ट साइड में, तो यहाँ पर कुछ द्वीप समूह का, बहुत सारे द्वीप समूह हैं। इस द्वीपों को बोलते हैं कैरिबियाई द्वीप। क्यों बोलते हैं कैरिबियाई द्वीप? क्योंकि यहाँ पर आपका कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी, ठीक है, कैरिबियन सी, कैरिबियाई सागर। और यही कैरिबियन सागर के आसपास आपका कैरिबियाई द्वीप है। ये सारे द्वीप मिलकर एक देश या एक टीम का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज। जब मैं छोटा था तो अब मैं सोचता था कि वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट खेलता है वो एक देश है, लेकिन वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है। उसमें बहुत सारे कैरिबियाई देश, यहाँ पर बहुत सारे कैरिबियाई देश है जो हम बताएंगे आपको कौन कौन से देश कैरिबियाई देश में आते हैं। वो सारे कैरिबियाई देश का समूह है। वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिया बोलते हैं तो इंडिया एक देश है, लेकिन वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज कई सारे देशों का समूह है जहाँ, और वो किन देशों का समूह है? कैरिबियाई देशों का समूह है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा
यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। क्या है? बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं? बरमूडा ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं, ये कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला देखिए, समझिए। कैरिबियाई सागर है, और कैरिबियाई सागर फेमस क्यों है? समुद्री लुटेरों के लिए। हम आपको अफ्रीका में बताए थे सोमाली प्रायद्वीप, एक सोमाली प्रायद्वीप जो था, जो समुद्री लुटेरों के लिए फेमस था। कैरिबियाई सागर भी आपका समुद्री लुटेरों के लिए फेमस है, क्योंकि आप जो एक मूवी देखेंगे हॉलीवुड का, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, समुद्री लुटेरा के बारे में ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना कितना देश है। उत्तरी अमेरिका में आपको 3 देश हो गया, 3 देश। मध्य अमेरिका में आप लोग कितना देश है? 7 देश। और दक्षिणी अमेरिका में आपको कितना देश है? 13 देश। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3, 7, 13 देश। ठीक है, अफ्रीका में हम लोग कितना पढ़ लिए थे? अफ्रीका में आपको 54 देश था। यूरोप में 48 देश, सॉरी एशिया में 48 देश, यूरोप में 44 देश। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया तो एक अकेला ये महाद्वीप ही है, और देश भी इसको समझ लीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है एक ओशिनिया का पार्ट है, ओशिनिया का ही एक पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इतना चीज अगर हम लोग मैप में समझ लिए हैं, अब हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, और अमेरिका को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 3 देश है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। अगला वीडियो में हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, इसको पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे इस तीनों को। दूसरा आता है मध्य अमेरिका, इसमें आपका 7 देश है, और 7 देश कौन कौन है? ग्वाटेमाला, ब्लीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये सारा जो देश है, हम आपको जितना भी देश बताएंगे सबका राजधानी आपको याद कर लेना है। सबका राजधानी यानी कि कैपिटल आपको याद कर लेना है किसी भी हाल में, और इसका कैपिटल आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। दक्षिण अमेरिका का बात करें, इसमें 13 देश है। 13 देश है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 11 देश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, और 2 देश जो है वो स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। अब वो दोनों देश कौन है? बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे जो है लैंड लॉक्ड है, बाकी जितने भी 11 देश हैं वो आपका तटीय सीमा बनाते हैं। दक्षिण अमेरिका का बात करें, इसमें सबसे बड़ा देश है ब्राजील, उसके बाद है गुयाना, उसके बाद है सूरीनाम, उसके बाद है फ्रेंच गुयाना, उसके बाद है वेनेजुएला, उसके बाद है कोलंबिया, उसके बाद है इक्वाडोर। ठीक है, उसके बाद है पेरू, उसके बाद है चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे। ये सारा देश है। ये सारा देश कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। और यहाँ पर एक द्वीप है, फाकलैंड द्वीप, एकदम नीचे में है। ठीक है, एकदम नीचे में है, जो आपका साउथ अमेरिका है उसके नीचे में यहाँ पर एक द्वीप है, फाकलैंड द्वीप। फाकलैंड द्वीप किसके अधीन है? यूके के अधीन है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम ग्रीनलैंड का बताए थे, ग्रीनलैंड किसके अधीन है? ग्रीनलैंड है डेनमार्क के अधीन, डेनमार्क के अधीन है। उसी तरह फाकलैंड द्वीप जो है वो यूके यानी कि ब्रिटेन के अधीन है। तो ये भी आपको समझ लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मध्य अमेरिका में एक देश आया था, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका एक ऐसा देश है जिसका यह सिद्धांत है कि हम लोग को जनता की खुशियों पर, जनता की सेवा पर सारा पैसा खर्चा करना चाहिए। ये देश मानता है कि हमें सेना पर या युद्ध वगैरह पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी भी पैसा है हमारे देश का, जितना भी संसाधन है, उसको मानव की सेना पर, सेवा पर, जनता की सेवा पर खर्च करना चाहिए। इस सिद्धांत को बोलते हैं कोस्टा रिका सिद्धांत। यहाँ देखिए, कोस्टा रिका सिद्धांत, देशों को सबसे ज्यादा खर्च अपनी जनता की सेवा पर लगाना चाहिए, न कि हथियारों की खरीद या निर्माणों पर। इसको बोलते हैं कोस्टा रिका सिद्धांत। और ये कोस्टा रिका नामक देश ये सिद्धांत को मानता है, और ये कहाँ पर आता है? मध्य अमेरिका का एक पार्ट है। जितना भी देश में बता रहा हूँ सबका राजधानी आपका होमवर्क है, आप राजधानी इसका कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा, आप ये मत बोलिएगा कौशल सर नहीं पढ़ाए, हम आपको यहीं पे होमवर्क दे दिए, यानी कि हम आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कैरिबियाई द्वीप। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दिए थे, यहाँ पर कैरिबियाई द्वीप है। ठीक है, कैरिबियाई द्वीप में कौन कौन सा देश आता है? कैरिबियाई द्वीप में आपका जो देश आता है वो है सबसे पहले क्यूबा। क्यूबा को क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। ठीक है, क्यूबा का राजधानी आप लोग कमेंट कीजिएगा। हैती, इसके बाद दूसरा कौन है कैरिबियाई देश? हैती। फिर प्यूर्तो रिको। ये प्यूर्तो रिको जो है ये भी बरमूडा ट्रायंगल में आता है, बरमूडा ट्रायंगल में आता है। हम आपको होमवर्क दिए हैं, बरमूडा ट्रायंगल में कौन कौन आता है, तो अब देख लीजिएगा, प्यूर्तो रिको भी आता है। फिर डोमिनियन रिपब्लिक, डोमिनियन रिपब्लिक और डोमिनिका, ये दोनों एक साथ याद रखिएगा, डोमिनियन रिपब्लिक और डोमिनिका।
उसके बाद है जमाइका। जमाइका के ही है उसेन बोल्ट। कौन है? उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट जो है वो जमाइका के ही है, इसीलिए जमाइका देश जो है आपका कैरिबियाई द्वीप है। और बहामास का बात करें तो बहामास भी आपका कैरिबियाई द्वीप है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी आपका कैरिबियाई द्वीप है। उसके बाद है बारबाडोस, फिर सेंट लूसिया, डोमिनिका तो बता ही दिए, ग्रेनेडा, एंटीगुआ एंड बारबूडा। एंटीगुआ एंड बारबूडा भी आपका कैरिबियाई द्वीप है, कैरिबियाई द्वीप के देश हैं। अब हम लोग आते हैं लैटिन अमेरिका किसको बोलते हैं। लैटिन अमेरिका में आपका देखिए, ये आपको यहाँ पर आपको क्या आता है? मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको आ जाता है। फिर यहाँ कैरिबियाई देश और दक्षिण अमेरिका। अगर इस तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को मिला दिया जाए तो इसको लैटिन अमेरिका बोल देते हैं। यानी कि लैटिन अमेरिका में आपको मैक्सिको आ जाएगा। याद रखिए लैटिन अमेरिका में यूएसए और कनाडा नहीं आता है, यूएसए और कनाडा नहीं आता है। उत्तर अमेरिका का केवल एक पार्ट आता है, मैक्सिको, कैरिबियाई द्वीप आ जाता है और दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। ये तीनों को मिला के हम लोग लैटिन अमेरिका बोलते हैं। ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये मैप हम आपको बता ही दिए हैं। अब आते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका को पढ़ने से पहले इस मैप को समझना काफी जरूरी हो जाता है। इस मैप को देखिए ऐसे समझते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, ये दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश हैं। सबसे बड़ा देश जो है वो आपका यहाँ से पूरा यहाँ तक, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, यहाँ से पूरा यहाँ तक जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। ठीक, उसके बाद बात करें तो यहाँ पर है आपका, सॉरी, यहाँ पर 3 देश आपको याद रखना है, लगातार 3 देश याद रखना है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना। तो ये वाला देश क्या हो गया? फ्रेंच गुयाना। यहाँ पर जो देश है वो हो गया सूरीनाम, और यहाँ पर जो देश है वो हो गया गुयाना। अब देखिए यहाँ पर एक देश है वेनेजुएला, यहाँ पर ये जो देश है वेनेजुएला, वेनेजुएला। फिर इधर साइड एक देश आ जाता है आपका कोलंबिया। कौन देश आता है? कोलंबिया, कोलंबिया। अब देखिए कोलंबिया देश है दक्षिण अमेरिका में, ये एक देश है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कोलंबिया का पठार कहाँ पर है, कोलंबिया का पठार कहाँ पर है, तो ये कनाडा में है, और यही आपको फंसा देगा। आप सोचिएगा कोलंबिया तो आपका दक्षिणी अमेरिका में है, आप तुरंत यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका मार दीजिएगा, लेकिन कोलंबिया का पठार अगर पूछ दे तो वो कनाडा में है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर एक देश है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है, इसका नाम इक्वाडोर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से इक्वेटर वाला लाइन क्रॉस करता है, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर क्रॉस करता है, और ये टोटल कितने देशों को क्रॉस करता है? यहाँ पर आपका हो गया इक्वाडोर, यहाँ पर हो गया कोलंबिया, यहाँ पर हो गया ब्राजील। ये केवल 3 देशों को क्रॉस करता है भूमध्य रेखा। कितने देशों को क्रॉस करता है? 3 देशों को क्रॉस करता है। उसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पर आपका एक देश हो जाता है बोलीविया, और यहाँ एक देश होता है पराग्वे। ये बोलीविया और पराग्वे जो है वो स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड है, इसके चारों ओर कहीं भी ये सागर को टच नहीं करता, लैंड से लॉक हो जाता है। तो 2 ही देश है टोटल 13 देश में, दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश है, जिसमें से 2 देश स्थल रुद्ध है, इसका नाम है बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे। बाकी सारा देश देखिए इधर समुद्र को टच करता है, ये भी इधर समुद्र को ये सारा समुद्र को टच करता है, लेकिन एकमात्र 2 देश है बोलीविया और पराग्वे जो समुद्र को टच नहीं करता है। यहाँ पर देखिए एकदम पतला सा आपको एक देश दिखेगा, यहाँ तक पूरा लंबा, इसको बोलते हैं चिली। फिर यहाँ पर लंबा इसके जस्ट बगल में एक देश जाएगा, वो जाएगा अर्जेंटीना, यानी कि इतना दूर तो चिली और अर्जेंटीना ही कवर कर ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक चिली और अर्जेंटीना ही कवर कर ले रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे। यहाँ एक देश है पेरू, पेरू की राजधानी, पेरू की मुद्रा है लीमा, क्या राजधानी है? कमेंट कीजिएगा, है ना। पेरू के बारे में बहुत पूछता है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर जाता है, गुजरता है आपका मकर रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा आपका कितना देश से गुजरता है? तो देखिए यहाँ पर आपको कट किया चिली में, ठीक है, यहाँ पर कट किया चिली में, यहाँ पर कट किया अर्जेंटीना में, यहाँ पर कट किया पराग्वे में, और यहाँ पर कट किया ब्राजील में। यानी कि मकर रेखा आपका टोटल 4 देश को टच करता है, 4 देश को टच करता है, ठीक है, और चारों देश आपको हम बता दिए। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं कि ब्राजील का बात करें तो पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो यहाँ पर आपका मकर रेखा से भी गुजरता है, इससे मकर रेखा भी गुजरता है, और यहाँ पर इसे देखिए सॉरी, यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा भी गुजरता है, और यहाँ आपका मकर रेखा भी गुजरता है। ऐसा कोई देश नहीं है जिससे 2 रेखाएं गुजर सके।
सिर्फ ब्राजील ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे 2 रेखाएं गुजरती है। अब हम लोग बात करें तो ये सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणतम पॉइंट, जैसे हम लोग साउथ अफ्रीका में पढ़े थे, वहां केप ऑफ गुड होप पढ़े थे ना, बार्थोलोम्यू डियास जिसके खोजकर्ता थे, केप ऑफ गुड होप। उसी तरह दक्षिणी अमेरिका में यहाँ सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट, इसको बोलते हैं टिएरा डेल फुएगो द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप है टिएरा डेल फुएगो, टिएरा डेल फुएगो, ठीक है। और इस टिएरा डेल फुएगो को आपको याद रखना है, इस द्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं, केप हॉर्न, केप हॉर्न यानी कि हॉर्न अंतरीप। टिएरा डेल फुएगो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केप हॉर्न या हॉर्न अंतरीप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं फाकलैंड द्वीप, फाकलैंड द्वीप। और ये फाकलैंड द्वीप किसके अधीन आता है, यूके के अधीन आता है, यानी कि ब्रिटेन के अधीन आता है। और ये जो टिएरा डेल फुएगो है ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। अब जितना भी फैक्ट हम आपको बताए हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ हम पढ़ देते हैं, समझ जाइएगा। कोलंबिया पठार कहाँ पर है, कनाडा में है, लेकिन कोलंबिया कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। स्थल अवरुद्ध देश जो है यहाँ पे टोटल 13 देश है दक्षिण अमेरिका में, इसमें से 2 देश स्थल अवरुद्ध है, बोलीविया और पराग्वे, यानी कि लैंडलॉक्ड है। इसके बाद इक्वाडोर और चिली की सीमा ब्राजील से नहीं लगती, याद रखिए। ये 13 देश जो है, 13 देश, ठीक है, इस 13 देश में से 10 देश का सीमा ब्राजील से लगता है। देखिए ये आपका ब्राजील से टच कर रहा है फ्रेंच गुयाना, यहाँ पर आपका सूरीनाम टच कर रहा है, यहाँ पर गुयाना टच कर रहा है, यहाँ पर वेनेजुएला टच कर रहा है, यहाँ कोलंबिया टच कर रहा है, यहाँ पर पेरू टच कर रहा है, लेकिन इक्वाडोर ब्राजील को टच नहीं कर रहा है। तो एक तो देश हो गया आपका इक्वाडोर। दूसरा बात करें, यहाँ पर बोलीविया टच कर रहा है, यहाँ पर पराग्वे टच कर रहा है, यहाँ पर इस जगह पर अर्जेंटीना टच कर रहा है, यहाँ पर आपका उरुग्वे टच कर रहा है, लेकिन चिली जो है ये पूरा आपको कहीं भी चिली जो है वो ब्राजील को टच नहीं कर रहा है। यानी जितना भी देश है दक्षिण अमेरिका का, उसमें इक्वाडोर और चिली जो है इसकी सीमा आपको ब्राजील से नहीं लगती है। सिर्फ यही 2 देश है जिसका सीमा ब्राजील से नहीं लगता है, बाकी 10 देश का सीमा, 10 देश से ये अपना सीमा बनाता है। 10 देश से सीमा बना लिया, 2 देश से सीमा नहीं लगता है, ये हो गया इक्वाडोर, और एक देश यही अपने हो गया ब्राजील, एक देश खुद हो गया, तो टोटल 13 देश हो गया। अब आगे आते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। इस पे कौन कौन सा देश तो होता है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। उसी तरह मकर रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश, तो यहाँ पर कौन है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और यहाँ पर आपका ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, यानी कि ब्राजील जो है वो भूमध्य रेखा पर भी हो गया और ब्राजील आपका मकर रेखा पर भी हो गया। यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों से गुजरती है वो है ब्राजील। वो कौन है, ब्राजील। उसके बाद बात करें दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप का बात करें तो टिएरा डेल फुएगो यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसको केप हॉर्न भी बोलते हैं या हॉर्न अंतरीप भी बोलते हैं, किसको, टिएरा डेल फुएगो को। उसके बाद हम लोग बात करें दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं, तो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं के लिए हम लोग को ये इमेज पूरे अच्छे से समझना पड़ेगा। इस इमेज को समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लगातार एक कंटिन्यूअस एक आपका पर्वत श्रृंखला है जो पूरा लेफ्ट साइड यानी कि पश्चिमी भाग को कवर कर लेता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ये पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम है, ये पूरा इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसका लंबाई का अगर हम लोग बात करें तो ये नील नदी से भी लंबी है, इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। नील नदी 6000 कुछ किलोमीटर था, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नील नदी से भी लंबी है एंडीज पर्वत श्रेणी, 7200 किलोमीटर, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसी पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है यहाँ पर आपको एक चोटी है एकांकागुआ, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। यहाँ पर चिली और यहाँ पर देखिए, इधर साइड आपका चिली हो गया और इधर साइड आपका अर्जेंटीना हो गया, इस दोनों का सीमा पर है, बॉर्डर पर है चिली और अर्जेंटीना सीमा, एकांकागुआ। यह एकांकागुआ आपका एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, एकांकागुआ। उसके बाद बात करें यहाँ पर, ये जो छोटा सा ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको एक ज्वालामुखी है जिसको क्या बोलते हैं, माउंट कोटोपैक्सी। ये आपका इक्वाडोर में है। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। एक और बात करें इक्वाडोर में, यहाँ पर एक और है आपका माउंट चिम्बराजो, ये भी आपका इक्वाडोर में ही है, ये भी आपको इक्वाडोर में ही है। अब समझिए दोनों में अंतर क्या है, माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बराजो में अंतर क्या है। ये दोनों इक्वाडोर में है। अंतर ये है कि माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन माउंट चिम्बराजो क्या है,
विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि ये आपका शांत है अभी फिलहाल, लेकिन ये कभी भी भड़क सकता है। लेकिन माउंट कोटोपेक्सी जो है ये सक्रिय है, अभी ये सक्रिय है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है। यहाँ पर आपको एक क्या बोलते हैं, एक ज्वालामुखी दिखता है यहाँ पर अर्जेंटीना में, जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, और ये आपका अर्जेंटीना में है। ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्या है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पर तो आपको बता ही दिए, फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप जो किसके अधीन है, यूके के अधीन है। और यहाँ पर एक आपको द्वीप था, कौन सा, टिएरा डेल फुएगो, टिएरा डेल फुएगो, फुएगो, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप था दक्षिणी अमेरिका का। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी में हो गया माउंट कोटोपेक्सी, और सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी माउंट चिम्बराजो। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि जो सबसे ज्यादा सक्रिय है, ठीक है, तो वो इतना सक्रिय है कि खत्म कर सकता है किसी भी चीज को एक साथ, ठीक है। वहां पर उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का बात करें तो यह है माउंट किलायू, और ये हवाई द्वीप पर है। और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय, बड़ा सक्रिय का मतलब वो एरिया, एरिया जिसका सबसे बड़ा होता है उसको सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे, और वो है मोना लोआ। मोना लोआ भी आपका हवाई द्वीप में है। ये माउंट किलायू और मोना लोआ ये दोनों हवाई द्वीप में है। और हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, होनोलुलु, ठीक है, होनोलुलु, ये होनोलुलु है। और ये हवाई द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, और इसको प्रशांत महासागर का चौराहा भी बोलते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, यानी कि जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ाएंगे तब हम लोग हवाई द्वीप के बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं थी, जो सबसे मेन पर्वत श्रृंखला था आपका एंडीज, वो हम लोग देख लिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसका सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। और यहाँ पर जितने भी ज्वालामुखी थे, 3 ज्वालामुखी मिलनी था, माउंट कोटोपेक्सी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा है, सबसे हाइट पर है, और ये सबसे ऊंचा है लेकिन शांत ज्वालामुखी है, माउंट चिम्बराजो। ओजस डेल सलाडो क्या है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब विश्व का सबसे अधिक सक्रिय यानी कि सबसे ज्यादा सक्रिय किलायू, और सबसे बड़ा सक्रिय मोना लोआ। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। नदियों को समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे, ये मैप समझेंगे। ये मैप क्या बोलता है कि यहाँ पर तो आपका क्या हो गया, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसके बगल से यहाँ से पेरू से एक नदी निकलती है, और ये नदी निकलते 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 यहाँ पर भूमध्य रेखा में अपनी मुहाना बनाती है। इस नदी को बोलते हैं अमेजन नदी। अमेजन नदी में आपका बहुत सारा और नदी भी आपको मिलता है आके, ठीक है, यानी कि इसका अपवाह क्षेत्र बहुत ज्यादा है, अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है जो कि अफ्रीका में है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे चौड़ी नदी, लंबी नहीं चौड़ी नदी, ठीक है, या एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा नदी, तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी आपका दक्षिणी अमेरिका में है, और ये भूमध्य रेखा में गिरती है, यानी कि अपना मुहाना यहाँ से निकलेगी, निकलते 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 यहाँ पर गिर जाएगी। और ये कौन सा जगह है, आपका भूमध्य रेखा है, यानी कि इक्वेटर है, इक्वेटर पे जाके गिरती है। जहां पर ये गिरती है ना, ये नदी जिस जगह पर गिरती है उस जगह पर एक द्वीप है, उस नदी के कारण एक द्वीप का निर्माण हो गया है, उस द्वीप को बोलते हैं मराजो द्वीप। और ये मराजो द्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो पहला कौन है, पहला है आपका माजुली। माजुली कहाँ पर है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और दूसरा सबसे छोटा नदी द्वीप जो है उमानंद है, याद रखिएगा उमानंद है। और ये उमानंद भी आपका ब्रह्मपुत्र, देखिए यहाँ पर लिखे ही है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली और विश्व का सबसे छोटा द्वीप उमानंद, ये दोनों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में ही है, असम में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर कि अमेजन नदी जहाँ पर गिरता है, मुहाना बनाता है, वो है भूमध्य रेखा, और वहां पर एक द्वीप का निर्माण हो गया नदी से, जिसका नाम है मराजो द्वीप, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप है, नदी द्वीप का मतलब है कि द्वीप का निर्माण तो हुआ है लेकिन नदी के पानी से। बाकी जो भी आप द्वीप देखते हैं, जैसे ग्रीनलैंड ले लीजिए, ग्रीनलैंड ले लीजिए, ये महासागर से द्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है। मेडागास्कर ले लीजिए, चाहे पपुआ न्यू गिनी लीजिए, जो भी द्वीप का निर्माण होता है, द्वीप मतलब चारों ओर पानी से घिरल रहेगा, उसको द्वीप बोलेंगे। लेकिन 3 ओर अगर पानी से घिरा हुआ है तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप।
प्रायद्वीप। तो ये सब आपको याद रखना कंसेप्ट, ठीक है। और हम लोग बात करें आपका हाँ, यहाँ पर ये तो अमेजन नदी हो गया। अमेजन नदी के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी भी इसी को बोलते हैं। अमेजन बेसिन में, अमेजन जहाँ बेसिन है, अमेजन नदी का बेसिन यानी कि इसके आसपास का एरिया जहाँ पर ये अपना क्षेत्र बनाता है, अमेजन बेसिन में विश्व के सबसे विस्तृत सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षावन बोलते हैं। इसी को सेलवास भी बोलते हैं, या घास का मैदान पाया जाता है सेलवास, सेलवास घास का मैदान जो अमेजन वर्षावन में ही पाया जाता है। अमेजन वर्षावन को हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन यही देता है। अमेजन वर्षावन ही पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अभी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पहले यही था जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता था। कुछ हल्का कम हुआ है, 20 से हल्का स्लाइटली कम हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं पृथ्वी के फेफड़े किसको बोलेंगे, अमेजन वर्षावन को, क्योंकि यहाँ पर सेलवास घास का मैदान भी पाया जाता है और ये 20% आपको ऑक्सीजन देता है पूरे वर्ल्ड का, इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। पृथ्वी का गुर्दा किसको बोलते हैं, गुर्दा का अगर बात करें तो मैंग्रोव वन को बोलते हैं, मैंग्रोव वन को, इसको पृथ्वी का गुर्दा बोलते हैं। सबसे लंबी नदी बता ही दी नील नदी, सबसे चौड़ी नदी आपका अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए हैं। अब देखिए, अमेजन नदी के मुहाने पर एक मराजो द्वीप पाया जाता है, यहाँ बता ही दिए, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो पहला कौन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और सबसे छोटा कौन है, उमानंद। आगे हम लोग आते हैं और कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक नदी बहती है, इस नदी को बोलते हैं मैकडेलना नदी। मैकडेलना नदी कहाँ पर है, कोलंबिया में है। कहाँ पर है, कोलंबिया में है। मैकडेलना नदी कोलंबिया में है। और यहाँ पर एक आपको गिनी का पठार है, गिनी का पठार। इस गिनी का पठार से एक नदी निकलती है, इस नदी को क्या बोलते हैं, ओरेनिको नदी, ओरेनिको नदी। ये नदी वेनेजुएला की प्रमुख नदी है, वेनेजुएला की प्रमुख नदी है ओरेनिको नदी। तो दो नदी हो गया, एक तो हो गया मैकडेलना नदी जो कि कोलंबिया में है, और एक है ओरेनिको नदी जो वेनेजुएला में है। और कहाँ से निकलती है ये, गिनी का पठार से निकलती है। लेकिन इसका खासियत क्या है, ओरेनिको नदी की एक सहायक नदी है कैरू या कुरू नदी। यहाँ देखिए कुरू नदी यहाँ से बह के जा रहा है और यहाँ ऑरेंज नदी में मिल जा रहा है। तो कुरू नदी का सबसे खास बात क्या है, इसी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला में ये सबसे बड़ा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात, इसका हाइट कितना है, 979 मीटर इसका हाइट है। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजल जलप्रपात। VVI मोस्ट इंपोर्टेंट मार दीजिए क्योंकि ये पूछ देता है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर एक पठार है, इस पठार को बोलते हैं ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार। इस पठार से यहाँ पर एक नदी निकलती है, इस नदी को बोलते हैं पराना नदी, पराना नदी। फिर देखिए इस पराना नदी में एक इधर से आपका एक नदी निकलता है जिसका नाम है पराग्वे नदी। पराग्वे नदी कहाँ से निकलेगा, पराग्वे से निकलेगा। और इधर साइड से एक नदी आता है उरुग्वे नदी। तो ये तीनों नदी आके मिल जाता है, यहाँ पर हो गया पनामा, फिर इधर पराग्वे, फिर इधर उरुग्वे। ये तीनों नदी मिलेगा, मिलकर यहाँ पर अपना एक क्षेत्र बना देता है, इसको बोलते हैं त्रिआब क्षेत्र। आब का मतलब होता है नदी, आब का मतलब होता है नदी, और त्रि का मतलब हो गया तीन, यानी कि तीन नदियों का समूह। जैसे पंजाब का बात करें, पंजाब, तो पन से हो गया पांच और आब से हो गया नदी, पंजाब, पांच नदियों का समूह। उसी तरह यहाँ पर त्रिआब बनता है, त्रिआब बनेगा तीन नदी से, पराग्वे, उरुग्वे और पनामा। और ये त्रिआब क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लापलाट का मैदान। पूछ देगा आपसे कि दक्षिण अमेरिका में जो आपका त्रिआब क्षेत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो लापलाट का मैदान बोलते हैं। और ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका दोमट मिट्टी या आपका क्या बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ये एकदम उपजाऊ होता है, यहाँ पर कृषि होती है, बहुत अच्छी खेती होती है, यहाँ पर फसल भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर आपका एक झील है, दो झील का बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक झील है जो ग्रीन कलर में दिखाया है, इस झील को बोलते हैं मरकैबो झील, मरकैबो झील। ये मरकैबो झील कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, और ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर एक झील का बात करें यहाँ पर, तो इसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील आपका कहाँ पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। पेरू और यहाँ लेफ्ट साइड में आपका पेरू है, इधर साइड बोलीविया है, यानी कि दोनों का बॉर्डर पर ये पड़ता है। और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी कि जहाँ पर बोटिंग हो सकता है। ये सारा चीज को आप देख लिए। अब आते हैं एक एक करके, उसको जो चीज हम लोग पढ़े हैं उसी को देख लेते हैं। ओरेनिको नदी का बात करें, यह गिनी के पठार से निकलती है और वेनेजुएला का प्रमुख नदी है। और इसकी सहायक नदी है कौन, कुरू नदी इसकी सहायक नदी है।
और पुरू नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात, और ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात का हाइट कितना है, 979 मीटर। ये सारा चीज हम बता चुके हैं। आगे बात करते हैं मैगडेलना नदी। मैगडेलना नदी क्या है, ये कोलंबिया की सबसे प्रमुख नदी है और ये पेट्रोलियम के भंडार के लिए भी फेमस है, पेट्रोलियम के भंडार के लिए। उसके बाद एक त्रियाब क्षेत्र है जो कि 3 नदी से बनता है, पराग्वे, पराना और उरुग्वे, ठीक है। और ये त्रियाब क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लाप्लाट का मैदान, और ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। लाप्लाट का मैदान कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। एक क्वेश्चन और पूछता है, ये पराना नदी कहाँ से निकलता है। पराना नदी निकलता है ब्राजील का पठार से, ब्राजील का पठार से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं टिटिकाका झील। टिटिकाका झील आपका पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है यही। और इस झील का निर्माण कैसे हुआ है, क्रेटर झील है ये। जैसे कभी भी आपका ज्वालामुखी आता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जहां पर वो विस्फोट होता है वो अपने आसपास कुछ गड्ढा क्रिएट कर देता है, कुछ क्रेटर क्रिएट कर देता है। उस क्रेटर में, उस जगह में, उस गड्ढा में बाद में जब पानी जमा हो जाता है तो वो एक झील का रूप ले लेता है, और उसी झील को बोलते हैं क्रेटर झील। तो ये टिटिकाका झील भी एक क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। भारत में एक झील है लोनार झील, महाराष्ट्र में है लोनार झील, ठीक है। ये झील भी क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। ये आपसे एग्जाम में पूछता है लोनार झील कैसा झील है, तो क्रेटर झील है, यानी कि वो ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार से, ज्वालामुखी के विस्फोट होने से इस झील का निर्माण हुआ है। उसके बाद बात करें, एक झील है मरकैबो झील। ये मरकैबो झील कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं यहाँ का पठार के बारे में, दक्षिण अमेरिका का कुछ पठार के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पठार दिखता है, गिनी का पठार। ये गिनी का पठार 3 देश में है, जो हम आपको शुरू में ही लगातार यहाँ पे 3 देश बताए थे, ठीक है। यहाँ पर लगातार 3 देश है। इधर साइड है आपका फ्रेंच गुयाना, उसके ऊपर में है सूरीनाम, उसके ऊपर में है गुयाना, यानी कि फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना में है आपका गिनी का पठार। उसके बाद यहाँ पर एक है पठार इस जगह पर, जिसको बोलते हैं बोलीविया का पठार। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, बोलीविया का पठार, ठीक है। यहाँ पर एक पठार है आपको ब्राजील का पठार, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है, और ये ब्राजील का पठार जो है कॉफी का उत्पादन करने के लिए फेमस है। यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं पेंटागोनिया का पठार। अब पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। यहाँ पर आप कभी भूल कर भी कोलंबिया का पठार मत मारिएगा। यहाँ पर जो देश है, इस देश का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया, ये यहाँ पर कोलंबिया एक देश है, लेकिन कोलंबिया का पठार यहाँ पर नहीं है। कोलंबिया का पठार कहाँ पड़ता है, कोलंबिया का पठार पड़ता है कनाडा में, कनाडा में। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाएगा, याद रखिएगा, जो फंसाएगा वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है, तिब्बत का पठार। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी जो है वो है एक, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व में जितनी भी राजधानियां हैं उसमें सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है, लापाज, जो किसकी राजधानी है, बोलीविया की राजधानी है। और बोलीविया हमारा कहाँ पर है, बोलीविया हमारा दक्षिण अमेरिका में है। और दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्विटो, और ये इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर भी आपका दक्षिण अमेरिका में है, यानी कि लापाज और क्विटो जो है 1 और 2 नंबर पर आता है सबसे ऊंची राजधानी में, और ये दोनों आपका बोलीविया और इक्वाडोर में है, जो कि साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है। और देखिए एक क्वेश्चन हम आपको, जब हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पढ़ा रहे थे, सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन है, वेलिंगटन। और ये वेलिंगटन किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, राजधानी में सबसे ऊंचाई पर राजधानी, सबसे दक्षिणतम राजधानी, सबसे पूर्वी राजधानी, सबसे पश्चिमी राजधानी, इस टाइप का राजधानी आपसे पूछता है एग्जाम पे। तो सबसे ऊंचाई वाला राजधानी दोनों हो गया, लापाज और क्विटो। किसका किसका राजधानी, बोलीविया और इक्वाडोर का। इसी बहाने आपको 2 राजधानी भी याद हुआ, इसी बहाने आपको 2 राजधानी भी याद हुआ, और न्यूजीलैंड वाला भी याद हुआ। आगे बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। मरुस्थल का बात करें तो इस मैप को देखिएगा, तो इस मैप में हम मरुस्थल और घास का मैदान दोनों को दिखा दिए हैं। सबसे पहले मरुस्थल देखते हैं। यहाँ पर एक मरुस्थल दिख रहा है आपको, इस मरुस्थल को बोलते हैं अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, चिली में है। कैसे याद करेंगे, चिली का मतलब होता है मिर्च, ठीक है, मिर्च। जब आप मिर्च खाइएगा तो वो गले में अटक जाता है, आपको खांसी होने लगेगा। तो चिली पर कहाँ है, अटाकामा मरुस्थल। चिली में क्या है, अटाकामा मरुस्थल। याद रखिएगा विश्व का सबसे शुष्कतम ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये, सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इतना ड्राई
कि यहाँ पर पिछले कुछ ऐसा ऐसा जगह है यहाँ पर इस मरुस्थल में जहाँ पर पिछला 400 साल से भी पानी का एक भी बूंद वहाँ पर नहीं पड़ा है, वर्षा हुई ही नहीं है, इतना ड्राई है। और इसी अटाकामा मरुस्थल में एक जगह है जिसको बोलते हैं अकीक, अकीक या अकीरा, अकीरा या अकीक बोलते हैं इसको। और ये क्या है, चिली में है अकीक या अकीरा। और ये आपका अटाकामा मरुस्थल का एक भाग है जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। आपसे पूछेगा विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कौन है, अकीरा। और मरुस्थल का बात करेगा तो अटाकामा मरुस्थल। अगर प्लेस का बात करेगा तो अटाकामा मरुस्थल में ही एक जगह है अकीरा या अकीक, जो कि विश्व का सबसे ड्राई स्टेट है, ड्राई जगह है। दूसरा मरुस्थल का बात करें, यहाँ पर दूसरा मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल, जो कि कहाँ पर है, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक, पेंटागोनिया। अब हम लोग घास के मैदान की बात कर लेते हैं। इसमें एक देखिए कितना घास का मैदान है, 1 2 3 4 5, 5 घास का मैदान है। तो 1 2 3 और 4, ये चारों घास का मैदान कैसा है, उष्णकटिबंधीय। कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। क्यों, क्योंकि ये 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में ही आता है, ठीक है ना, आता है ना, सॉरी 0 डिग्री और इसके बीच में आता है ना 23.5 डिग्री, और ऊपर में 23.5 डिग्री, इसके बीच में जो भी आपका मरुस्थल आएगा वो उष्णकटिबंधीय आएगा। लेकिन 23.5 से जहां नीचे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका शीतोष्ण हो जाएगा। तो सबसे निचला पार्ट जो है आपका पंपास मरुस्थल, ये आपका शीतोष्ण घास का मैदान है, और ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। तो हम लोग सबको देख लेते हैं। सबसे ऊपर में कौन है, लानोस। लानोस कहाँ पर है, वेनेजुएला में। एक्चुअली इसको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर, ठीक है, तो फिगर गलती बन गया, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा लानोस जो है घास का मैदान, ये है वेनेजुएला में। उसके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं कंपास। कंपास घास का मैदान है ब्राजील में। इसके और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर है ग्रेन चाको। ग्रेन चाको घास का मैदान 2 जगह पर है, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे में है। यही बोलीविया और पराग्वे आपका क्या है, देखिए यहाँ पे, फटाक से इसको रिवीजन मार लीजिए। यही बोलीविया और पराग्वे आपका लैंड लॉक्ड देश है, लैंड लॉक्ड देश है, और बाकी सारा देश इसका लैंड लॉक्ड नहीं है, ठीक है, आप समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो जगह है वो कॉफी के विस्तृत क्षेत्र है, जिसको फेजेंडा बोलते हैं। फेजेंडा घास का मैदान ब्राजील में पाया जाता है, जो कि कॉफी का विस्तृत क्षेत्र है। तो आपसे पूछ देगा कि फेजेंडा घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा, तो ब्राजील में। सबसे नीचे बात करें तो ये पंपास घास का मैदान, जो कि अर्जेंटीना में है, और ये शीतोष्ण घास का मैदान है। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान को। तो लानोस कहाँ पर है, वेनेजुएला में, और ये उष्णकटिबंधीय है। कंपास आपका कहाँ है, ब्राजील में, ये भी उष्णकटिबंधीय है। ग्रेन चाको कहाँ पर है, बोलीविया और पराग्वे का सीमा पर, ये भी उष्णकटिबंधीय है। फेजेंडा घास का मैदान ब्राजील में है, और ये कॉफी का विस्तृत क्षेत्र है, ये भी आपका उष्णकटिबंधीय है। सेल्वास आपका अमेजन वर्षावन में पाया जाता है, अमेजन वर्षावन में पाया जाता है, और अमेजन वर्षावन को ही पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ अर्थ। उसके बाद बात करें पंपास घास का मैदान, तो ये अर्जेंटीना में है, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ब्राजील का बात करें तो चूंकि यहाँ पर कॉफी का विस्तृत क्षेत्र है, तो कॉफी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर कॉफी का आपको 3 किस्म मिलेगा, 3 किस्म मिलेगा। पहला अरेबिका, दूसरा आपको मिलेगा रोबस्टा, और तीसरा मिलेगा लाइबेरिया, ठीक है। तीनों कॉफी का किस्म आपको मिलता है, तीनों बेस्ट कॉफी का किस्म है। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है हमारा ब्राजील, ठीक है। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा कॉफी कहाँ का मूल पौधा है, कहाँ का मूल पौधा है कॉफी, ये आप कमेंट कीजिएगा। रबड़ कहाँ का मूल पौधा है, तो ब्राजील का ही है, रबड़ ब्राजील का ही मूल पौधा है। तो यहाँ लिख देते हैं रबड़ यहाँ का मूल पौधा है ब्राजील का, लेकिन कॉफी ब्राजील का मूल पौधा नहीं है। कॉफी कहाँ का मूल पौधा है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में है, और विश्व की कॉफी बंदरगाह कहलाती है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉफी यहीं से निर्यात होता है। सेंटोस बंदरगाह कहाँ पर है, ब्राजील में है, ब्राजील में है। उसके बाद बात करें भारत का, अगर हम लोग कॉफी बंदरगाह का बात करें तो यह है न्यू मैंगलोर। कौन है, न्यू मैंगलोर। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक करता है, कर्नाटक। अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 22 अप्रैल 1992 में हुआ था, ठीक है। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था। तो ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो है वो इसके लिए भी फेमस है। और बात करें, चूंकि अर्थ समिट हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल को, इसीलिए 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं, पृथ्वी दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण अमेरिका का प्रमुख खनिज क्षेत्र, ये लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है। खनिज क्षेत्र में देख लेते हैं, यहाँ पर आपका गिनी का पठार है। ये 3 देश में हम पहले बता चुके हैं,
फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना। यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सूरीनाम और गुयाना। और ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, गिनी का पठार बॉक्साइट के लिए फेमस है। यहाँ पर है आपका अमापा क्षेत्र। ये अमापा क्षेत्र कहाँ है? ब्राजील में है। और ये मैंगनीज के भंडार के लिए फेमस है। अमापा क्षेत्र में क्या मिलता है? मैंगनीज। यहाँ पर आपका फिर क्या है? पिलबरा क्षेत्र। पिलबरा क्षेत्र भी आपका ब्राजील में ही है। तो ब्राजील तो ये पूरा लंबा है, इसमें दो क्षेत्र आता है, अमापा क्षेत्र और पिलबरा क्षेत्र। पिलबरा क्षेत्र आपका लौह अयस्क के लिए है, लौह अयस्क के लिए। उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं मैगडेलना नदी घाटी। मैगडेलना नदी घाटी कहाँ पर है? कोलंबिया में है। और ये पेट्रोलियम भंडार के लिए फेमस है, पेट्रोलियम भंडार के लिए फेमस है। यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। और ये टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको क्या अटाकामा मरुस्थल जो है, यहाँ पर आपको एक जगह मिलता है ग्वानो। ग्वानो, ये ग्वानो जो है अटाकामा मरुस्थल में एक जगह है। ये ग्वानो क्यों फेमस है? यहाँ पे जो चिड़िया लोग जो होती है ना, चिड़िया लोग के मल मूत्र से नाइट्रेट बनाया जाता है, नाइट्रेट ग्वानो में। और उस नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है किसमें? उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें चुकीक माता। चुकीक माता का बात करें तो ये चिली में है, चिली में है। और ये विश्व की तांबा राजधानी है, विश्व की तांबा राजधानी है। ग्वानो के बारे में बता ही दिए, चिड़ियों का मलमूत्र नाइट्रेट का उत्पादन यहीं पे होता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन बोलते हैं। देखिए अब निवासी का बात हो गया, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी कौन हो गया? रेड इंडियन। और 3 जनजाति निवास करती है अमेजन वर्षा वन में, इसको बोलते हैं मुस्टिजो, मुलेटो, जैम्बो। मुस्टिजो, मुलेटो, जैम्बो। ठीक है, तो ये था हमारा दक्षिणी अमेरिका का जो टॉपिक था आज कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा।